हेलो क्लास। इन टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपांसन अगर देखा जाए तो आज हमें पढ़ना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको तो ये नया चैप्टर स्टार्ट किया था कल वाले लेक्चर में, जिसमें इंट्रोडक्शन में समझाया था मैंने कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पर्टिकुलर कितने चैप्टर हमें कवर करना है। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का अगर देखा जाए तो ओवरऑल जितने भी चैप्टर थे उसमें फर्स्ट चैप्टर अगर देखा जाए तो टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपांसन था। बात समझ आ रही है। और कल के लेक्चर में मतलब लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर, और साथ साथ क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, दो चीजें एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पे अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाता हूँ। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है तो मैंने समझाया था कि ये क्या होता है यहाँ पे डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। बात समझ आ रही है। ये क्या होता है यहाँ पे डिग्री ऑफ, ये क्या होगा डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस। बात समझ आ रही है। कोई भी बॉडी कितना ज़्यादा हॉट है कितना ज़्यादा कोल्ड है इस पर डिपेंड करता है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। अगर ज़्यादा हॉट होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका, कोल्ड अगर मैक्स होगा तो टेम्परेचर कम रहेगा। तो याद रखना टेम्परेचर का मतलब क्या होता है यहाँ पर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। दूसरा यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ रहा है। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर देखा जाए तो इसका मैंने समझाया था कि दो बॉडी, बात समझ आ रही है ना, दो बॉडी ए और बी, दोनों को अगर क्या होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब दोनों का टेम्परेचर अभी तो अलग अलग है, एक का 40 डिग्री सेल्सियस और एक का 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन दोनों को कांटेक्ट में रखोगे तो क्या होता है एक कंडीशन ऐसा आता है कि जब दोनों बॉडी को जैसे ही कांटेक्ट में रखा ए और बी को, बात समझ आ रही है, रखने के बाद क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। सपोज दैट दोनों का टेम्परेचर कितना आ रहा है यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना है जब ये सिचुएशन आता है तो उसको क्या बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब एक मतलब नॉर्मल सी बात बताऊं, दो पड़ोसी एक दूसरे के मतलब आजू बाजू में, समझ आ रहे, दो लोग हैं, दो एक दूसरे के नेबर हैं, बात समझ आ रही है ना। अगर दोनों में से एक रिच पर्सन होगा एक पुअर होगा, पुअर को रिक्वायरमेंट रिच से रहेगा कि नहीं कि भाई उसके पास मान लो क्या होता है कि एक जो ए पर्सन और बी पर्सन है, ए के पास थोड़ा सा क्या होता है सारे संसाधन ज़्यादा हैं, बी के पास संसाधन की कमी है। तो बी के पास संसाधन की कमी होगी तो किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा। बात समझ आ रहा है। हो सकता है पैसे पे करके ले रहा हूँ, समझ आ रहे है, लेकिन आता तो है, बात समझ आ रही है ना। लेकिन अगर दोनों ए और बी जो नेबर है, बात समझ आ रहा है, दोनों के पास सारे संसाधन सेम है, क्या एक दूसरे से कभी मतलब संसाधन का आदान प्रदान करेंगे, नहीं करेंगे। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि अगर दो बॉडी के बीच का टेम्परेचर भी अगर सेम रहा तो हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट। और जब ये सिचुएशन आता है कि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो याद रखना उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यही चीज समझाया था मैंने लास्ट लेक्चर में, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है और क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है। अब आगे बात करेंगे यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर के बाद बात करेंगे यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है आपको तो वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स में सारे लॉज पढ़ रहे हैं हमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो इसी तरीके से स्टार्टिंग जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है वो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में हो गया, और ये भी मैं बताऊंगा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते समय कि जीरोथ लॉ सबसे बाद में आया था, बात समझ आ रही है, और सबसे पहले इसको पढ़ना पड़ रहा है। अब इसका रीजन समझो यहाँ पे क्या था। इफ ऑब्जेक्ट A and B are separately in thermal equilibrium, बात समझ आ रहे हैं, with each other, बात समझ आ रहे हैं, तो याद रखना यहाँ पे A और B क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे से। और यहाँ पे तीन बॉडी का जिक्र कर रहा हूँ, समझना यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखा नहीं है लेकिन समझा दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर एक बॉडी A है, दूसरा क्या होता है यहाँ पे B है, और फिर थर्ड क्या होता है यहाँ पे C है, ठीक है ना। तीन बॉडी हमने लिया A B और क्या होता है यहाँ पे C। अब क्या होता है ए और बी को कांटेक्ट में लाते हो, बात समझ आ रहे हैं, पहले ऐसे समझना, ए को हम सी के साथ लेके आते हैं, तो जब ए बॉडी क्या होता है यहाँ पे सी के साथ कांटेक्ट में आता है तो एक सर्टेन टाइम के बाद दोनों का टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे ए और क्या होता है यहाँ पे सी का बरोबर हो जाता है। समझो यहाँ पे जब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ए को सी के साथ लेके आया, इधर समझा रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या होता है
ए को सी के साथ लाना है, फिर बी को सी के साथ लाना है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ए बॉडी को जब सी बॉडी के कांटेक्ट में लाते हो, बात समझ आ रही है ना, तो ये पता चलता है कि ए और सी दोनों का टेम्परेचर सेम ही है, मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट का सिचुएशन है। और नो एक्सचेंज ऑफ हीट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि दोनों बॉडी क्या होती है यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम में। बात समझ आ रही है ना। अब ये तो हमें फर्स्ट जजमेंट लिया, समझ आ रहे हैं। दूसरा हमने एक्सपेरिमेंट ही समझ लो यहाँ पे। दूसरा क्या देखते हैं यहाँ पे, बॉडी बी को फिर अगेन क्या होता है सी के कांटेक्ट में लाते हैं। और समझ आ रहे हैं, पहले ए को सी के साथ लाए तो हमें क्या मालूम हुआ कि ए और सी का दोनों का टेम्परेचर ऑलरेडी सेम है, मतलब यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे बी और सी को साथ में लाते हो तो ये मालूम होता है कि बी और सी का टेम्परेचर दोनों का क्या होता है यहाँ पे सेम है। तो आप मुझे बताओ, अगर ए को सी से कांटेक्ट में लाने पे दोनों का टेम्परेचर सेम, बी को सी से कांटेक्ट में लाने पर क्या होता है यहाँ पे बी और सी का टेम्परेचर सेम, तो क्या ए और बी को कांटेक्ट में लाओ या ना लाओ, क्या आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि नहीं दोनों का टेम्परेचर क्या होगा सेम। तो याद रखना यहाँ पे कि हमने क्या किया, ए को सी के साथ रखा, दोनों का टेम्परेचर सेम गया, बी को सी के साथ रखा, दोनों का टेम्परेचर सेम गया। तो फिर क्या किया यहाँ पे, ए और बी को बगैर साथ में रखे ये बोल सकते हैं कि दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पे सेम। इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दो बॉडी कांटेक्ट में ला रहे हो, दोनों का टेम्परेचर सेम, फिर क्या होता है उनमें से एक बॉडी को थर्ड बॉडी के कांटेक्ट में ला रहे हो, अगर तब भी क्या होता है यहाँ पे समझना, फर्स्ट और सेकंड को कांटेक्ट में रखा, फिर फर्स्ट और थर्ड को रखा कांटेक्ट में। बात समझ आ रहे, अभी फर्स्ट और सेकंड में टेम्परेचर दोनों का सेम और फर्स्ट और थर्ड में टेम्परेचर सेम, तो क्या यहाँ पे सेकंड और थर्ड की पॉसिबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर तो सेम रहेगा। आप रखो या ना रखो, बोल सकते हो कि नहीं भाई ए पर्सन बी पर्सन के बराबर टेम्परेचर रखा, समझ आ रहा है ना, बी सी के बराबर रखा तो ए और सी के टेम्परेचर क्या होंगे, बराबर ही रहेंगे ना। इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ आ रहा है, कोई अलग लॉजिक नहीं है, समझना आसान है, ठीक है। एक चीज ये ध्यान देना यहाँ पे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो याद रखना ये भी पॉइंट है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको समझ में आ गया। अब आगे इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना, नोट टेंशन। देखें यहाँ पे, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था उसी को पूरा मैंने बोला था कि पूरा लिखा नहीं है लेकिन लिख दिया यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी सी, देन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। कहने का मतलब ए सी के साथ अलग क्या होता है यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, फिर बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो याद रखना ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब जब क्या होता है यहाँ पे ए और क्या होता है यहाँ पे सी, दोनों का टेम्परेचर हमने चेक किया तो यहाँ पे सेम आ रहा था, समझ में आ रहा है ना। और क्या होता है यहाँ पे बी और क्या होगा यहाँ पे सी का, ठीक है, दोनों का चेक किया टेम्परेचर तो वापस से क्या आ रहा है यहाँ पे सेम आ रहा है, वापस से आ रहा है। अगर यहाँ पे तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली ए और बी को बोल सकता हूँ ना कि सेम रहेगा। अब एक मतलब बेसिक एग्जांपल लेना चाहते हो तो ए बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री, सी बॉडी का यहाँ पे तो लिख दिया, पहले तो पता नहीं होता था, मान लो ना पता हो सी का भी 40 डिग्री है, बी का भी क्या होता है यहाँ पे 40 डिग्री है, बात समझ आ रही है ना। तो ए बी के कांटेक्ट में आएगा तो एक्सचेंज ऑफ हीट होगा, आंसर नो, थर्मल इक्विलिब्रियम। ए और सी क्या होते हैं, सॉरी बी और सी साथ में आएंगे तब थर्मल इक्विलिब्रियम, तो डेफिनेटली ए और क्या होता है यहाँ पे बी ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये चीज समझा रहा था। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, बात समझ आ रही है ना, बात करेंगे यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो इसको नोट करना पूरा बच्चे। अब बात करेंगे यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं। अभी तक बात हो रही थी कि व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन हुआ, टेम्परेचर होता क्या है और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर मेजर कैसे करोगे किसी बॉडी का। टेम्परेचर तो समझ में आता है लेकिन किसी भी बॉडी का मेजर करना होगा तो कौन कौन से पैमाने हैं या कौन कौन से यूनिट हैं जिसके थ्रू आउट आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो। आप अक्सर देखते होंगे तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या होता है टेम्परेचर लेता है कि नहीं, अभी कोरोना काल में तो सबको पता है
बात समझ में आ रही है ना। सबसे पहले हर जगह टेस्टिंग हो रही है, और टेस्टिंग में क्या होता है, टेम्परेचर ही तो मेजर कर रहे हैं ना। बात समझ में आ रही है। तो टेम्परेचर मेजर करने पे डॉक्टर खुद ही बोल देता है कि भाई तेरा टेम्परेचर क्या होता है, 100 है या 98 है। तो वो किस में बोलता है, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में। बहुत सारे बच्चों को यही डाउट रहता है कि अरे भाई डिग्री सेल्सियस में बोलते होगा, नहीं बोलते हैं। वही चीज़ समझना है यहाँ पे। डिग्री सेल्सियस में आपको बोल लो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो ब्लड बॉयल कर जाएगा कि नहीं। तो कभी भी डॉक्टर जो बताते हैं अपन को वो फ़ारेनहाइट में बोलते हैं, समझ में आ रहे ना। तो यही सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है कि वो कौन सा मेजरमेंट है जिसमें क्या होता है, थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं और थर्मामीटर बताते हैं कि हाँ बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, समझ में आया। अब ध्यान देना यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामेट्री। कहने का मतलब हम जो ये मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं टॉपिक, ये थर्मामेट्री में, थर्मोडायनेमिक्स का एक ब्रांच जिसमें क्या, जिसको क्या बोलते हैं, थर्मामेट्री। और टेम्परेचर को मेजर करने वाला डिवाइस क्या होता है, तो याद रखना थर्मामीटर। क्या होता है यहाँ पे, थर्मोमीटर। बात सही आ रहा है। तो याद रखना यहाँ पे a device which used to measure temperature of a body is called thermometer। ये हमेशा याद रखना है। ये किस ब्रांच में अपन पढ़ रहे हैं, थर्मामेट्री में, पूरा जो भी पढ़ रहे हैं अभी। और कौन सा डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करने में काम आता है, तो याद रखना है यहाँ पे थर्मामीटर। अब थर्मामीटर का रोल कैसे होता है वो भी मैं समझाऊंगा यहाँ पे आपको। तो थर्मामीटर जो होता है वो आप ऐसे देखा होगा अक्सर आपने, डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है कुछ इस तरीके से होता है। बात समझ आ रही है ना। और ये क्या होता है, माउथ में ऐसे रख लेते हैं टंग के नीचे और फिर मेजर करके बोल देता है। तो याद रखना कुछ इस तरीके से स्केल गिवन होता है, ठीक है। और स्केल में अगर देखा होगा तो छोटे छोटे ऐसे रीडिंग दे रखे होते हैं, ठीक है। और ये पूरा पूरा स्केल इस तरीके से बनाया जाता है कि यहाँ पे इस थर्मामीटर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपर फिक्स पॉइंट जिसका जिक्र आगे चल के अभी करेंगे भी, ठीक है। अपर फिक्स पॉइंट मतलब क्या होता है, मैक्स टू मैक्स थर्मामीटर कितना मेजर कर सकता है। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, लोअर फिक्स पॉइंट। समझ में आ गया ना। एक थर्मामीटर में दो यहाँ पे रीडिंग होती है, कम से कम कितना थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर जो मेजर करेगा उसको बोलते हैं अपर फिक्स पॉइंट, और कम से कम जो मेजर हो रहा है उसको बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे कि मैक्सिमम को अपर फिक्स पॉइंट, लोअर को क्या होता है यहाँ पे, मतलब लो वैल्यू को लोअर फिक्स पॉइंट। मानो यहाँ पे अगर ऐसा सपोज दैट कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे XR है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे अब ये समझना है हमें कि वो केल्विन में मेजर कर रहे हो, फ़ारेनहाइट में मेजर कर रहे हो, या फिर क्या होता है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में। तो अगला जो फर्दर टॉपिक है हमारा वो क्या होता है यहाँ पर, डिफरेंट स्केल ऑफ थर्मामीटर। ये समझने वाली बात है बच्चे। क्या